स्वागत है आपका आज एजुकेशन पे। अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज और इसमें हिस्ट्री का क्लास 8 देखा जा रहा है और क्लास 8 का चैप्टर 2 क्या है, कह रहा है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें प्रमुखता से किसके बारे में, तो प्रमुखता से हम लोग इसमें पढ़ेंगे अंग्रेजी कंपनी के बारे में। क्लियर है, चलिए शुरू किया जाए, है ना। पहला क्या है, कह रहा है पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत तक आने का यूरोपीय मार्ग किसने खोजा, तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश अगर कोई था तो वो पुर्तगाल था। एक पुर्तगाली यात्री था, नाम था उसका वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। ठीक है, यह 17 मई 1498 को, कब, 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह आया था। ठीक है, कालीकट पहुंचा और कालीकट में इसका स्वागत किसने किया था, तो एक सेकंड, कालीकट पहुंचा, है ना। और कालीकट में यहां स्वागत किसने किया, तो इसका स्वागत किया था गोवा के शासक जमोरिन ने। किसने, गोवा के शासक जमोरिन ने। क्लियर है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भारत तक आने वाले मार्ग की खोज किसने की थी, तो भारत तक आने वाले मार्ग की खोज किसने की, तो पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों में कौन, ये वास्को डी गामा। 17 मई 1498 को भारत आया और कहां आया, कालीकट बंदरगाह पहुंचा। इसका स्वागत किसने किया था, तो गोवा के शासक जमोरिन ने किया था। ठीक है, और ये एक होड़ जैसा बन गया किनके बीच में, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। क्लियर है, पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आया, डच के पीछे पीछे कौन आया, तो फ्रांसीसी आया, डच के पीछे पीछे अंग्रेज आए, है ना, अंग्रेज आए, अंग्रेज के पीछे कौन आया, फ्रांसीसी आया। ठीक है, तो ये एक तरह से यूरोपीय देशों में होड़ सी लग गई भारत में आने की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 को, है ना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। क्या, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। कहने का मतलब क्या, कि आप अगर व्यापार करोगे तो ये आपका एकाधिकार है। ये महारानी विक्टोरिया ने दिया 31 दिसंबर 1600 को। क्लियर है। अब भारत में ये लोग क्यों आना चाहते थे, यूरोपीय भारत में क्यों आना चाहते थे, तो देखिएगा भारतीय मसाला, ठीक है, भारतीय मसाला। क्लियर है। उसके बाद क्या, रेशम, है ना, रेशम, सूती वस्त्र, ये क्या कर रहा था, यूरोपियों को अट्रैक्ट किया भारत में आने के लिए। और इसी के लिए भारत में आए कौन, यूरोपीय आए। क्लियर है, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था, पहला अंग्रेज जहाज अगर कह लीजिए आप, जो भारत आया था पहला अंग्रेज जहाज, वह आया था रेड ड्रैगन। क्या नाम था, रेड ड्रैगन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर, जेम्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट थे, का दूत बनकर, है ना, दूत बनकर कौन आया, हॉकिंस भारत आया। कौन आया, हॉकिंस। कब, 1608 में। किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया। क्लियर है। तो 1608 में जेम्स प्रथम क्या किया, कैप्टन हॉकिंस का दूत बन के कहां आया, तो जहांगीर के दरबार में यह पहुंचा। क्लियर है। चलिए अब हम इसके बारे में जान ले। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री अगर हम बात करें किसके बारे में, तो पहली अंग्रेज फैक्ट्री, ठीक है, पहली अंग्रेज फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो मसूलीपट्टनम में। कहां,
मसूलीपट्टनम में। क्लियर है। उसके बाद कहां दूसरी अंग्रेज फैक्ट्री की बात करें तो दूसरी स्थापित हुई थी सूरत में। ठीक है, पहली कहां मसूलीपट्टनम में और दूसरी कहां सूरत में स्थापित की गई थी। क्लियर है। चलिए अच्छा, मसूलीपट्टनम वाला कब था तो 1611 में, है ना, 1611 में मसूलीपट्टनम वाला, और दूसरा जो है वह सूरत में स्थापित किया। कौन? अंग्रेज किया। क्लियर है। अब क्या किया कि अंग्रेज एक तरह से भारत में क्या होने लगा, अस्थाई होने लगा। अंग्रेजों ने मुख्यालय किसको बनाया, सूरत को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है, सूरत को क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। क्या घटना थी तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का, यहां देते हैं हम आपको, पुर्तगाल की राजकुमारी, ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन थी। ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी क्या नाम था, कैथरीन। कैथरीन की शादी हुई किसके साथ, कैथरीन की शादी ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई। अब जब ये शादी हुई तो क्या हुआ, पुर्तगाली क्या किए कि बंबई दे दिए दहेज में। बंबई मिला क्या, दहेज में। ये पुर्तगाली अधीन था बंबई और दहेज में मिल गया किसको, इसको, चार्ल्स को। और ये क्या किया कि इस बंबई को 10 पाउंड रुपया सालाना किराया पे किसको थमा दिया, अंग्रेजी कंपनियों को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सूरत से मुख्यालय उठ के कहां आ गया, बंबई में। सूरत से मुख्यालय उठ के कहां आ गया, बंबई। अच्छा, बंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, बंबई को क्या कहा जाता है तो भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये एक डायग्राम है, देखिए, पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन है, अंग्रेज है। क्लियर है। और भारत आने वाला मार्ग किसने खोजा तो पुर्तगालियों ने खोजा। जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा, है ना, जहां उसका स्वागत गोवा के शासक जमोरिन ने किया। क्लियर है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया, भारत के साथ व्यापार करो। ठीक है, भारतीय मसाला, रेशम और सूती वस्त्र का व्यापार जो था वो यूरोपियों को आकर्षित करता था। क्लियर है। पहला अंग्रेज जहाज जो भारत आया था नाम रेड ड्रैगन था। 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर हॉकिंस भारत आया। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। क्लियर है। और पहली अंग्रेज फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में 1611 में। यह भी बात क्लियर है। ठीक है, अंग्रेजों का मुख्य दूसरी अंग्रेज फैक्ट्री कहां, सूरत में, और सूरत को यह क्या किया, अपना मुख्यालय बना लिया। क्लियर है। 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई इंग्लैंड के सम्राट से, है ना, और उसको दहेज में मिला बंबई, और बंबई दे दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, सूरत से उठा के मुख्यालय ले आया बंबई में। बंबई को क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या हुआ, अब वहां से ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां प्रवेश करना चाहिए, बंगाल में। ठीक है, अब ये लोग कहां प्रवेश करना चाह रहे थे, बंगाल में। अब बंगाल में इनका प्रवेश कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहां देखेंगे। तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज 1651 में, कब, 1651 में हुगली में, कहां, हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है, हुगली में फैक्ट्री स्थापित की। किसकी अनुमति से स्थापित की, किसकी अनुमति से तो शाह सूजा की अनुमति से। किसकी अनुमति से तो शाह सूजा की अनुमति से। क्लियर है, शाह सूजा की अनुमति से यहां एक फैक्ट्री इन्होंने क्या की, स्थापित की। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज एक तरह से इंटर कर गए कहां, हुगली में। ठीक है, हुगली में इंटर कर गए। उसके बाद क्या हुआ, एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था अजीमुस्सान। ठीक है, क्या नाम था, अजीमुस्सान। यह मुगल शासक था। यह क्या किया कि 1200 रुपया, ठीक है, 1200 रुपया वार्षिक, 1200 रुपया वार्षिक पे बात किया। और 3 जगह, कौन कौन, गोविंदपुरी,
ठीक है, काकीनाता, ठीक है, और सूतापट्टी, ठीक है। ये 3 जगह दे दिया किसको, किराया पर, किसको, कंपनी को, 1200 रुपया वार्षिक के किराए पर। और इसी में से जो ये काकीनाता जगह है, यही बाद में विकसित होकर क्या बना, तो काकीनाता विकसित होकर बना क्या, तो काकीनाता विकसित होकर बना क्या, कोलकाता या कलकत्ता, ठीक है। अब कहेगा आपसे कि शहर की स्थापना किसने की थी, तो जॉब चारनॉक ने की। किसने की, जॉब चारनॉक ने। क्लियर है। अब तो अंग्रेज एक तरह से अपना बस्ती बसा लिया इन 3 गांवों में, और इस बस्ती के चारों ओर किलेबंदी की, और उस किला का नाम क्या रखा, तो किला का नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। क्या नाम था किला का, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। और इस किला का पहला अध्यक्ष कौन बना, तो इस किला का पहला अध्यक्ष बना चार्ल्स आयर। क्या नाम था उसका, तो चार्ल्स आयर, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के पहले अध्यक्ष कौन बने, चार्ल्स आयर। क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद क्या हुआ, हुगली में तो ये अपना बस्ती बसा लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने हुगली में अपनी बस्ती बसा ली। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, है ना। आपसे अगर पूछ ले कि कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक ने कब की, तो आप कहिएगा 1690 ईस्वी में। क्लियर है, 1690 ईस्वी में। आ गई बात समझ में। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, है ना। आगे देखा जाए, ये तो यहां तक हो गया, है ना। अब क्या हुआ कि हुगली को लूटा अंग्रेज, है ना, हुगली को लूटा। अब जब यहां इसकी फैक्ट्री स्थापित हो गई तो हुगली को लूटा, कब, 1686 में। कब लूटा, तो 1686 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। आ गई बात समझ में। यहां तक तो क्या हुआ, एक तरह से बंगाल में इनके व्यापार का आरंभ हो गया। क्लियर है, बंगाल में क्या हुआ, इनके व्यापार का आरंभ हो गया। चलिए आगे देखा जाए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, व्यापार किस प्रकार लड़ाइयों का कारण बनी। देखिएगा, व्यापार लड़ाइयों का कारण बना कैसे, औरंगजेब की मृत्यु सबसे बड़ा कारण, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु, है ना। तो औरंगजेब मर गया कब, तो मार्च 1707 में। औरंगजेब के मरने के बाद क्या हुआ कि एक तरह से केंद्रीय ताकत कमजोर पड़ गया, है ना, केंद्रीय ताकत कमजोर पड़ गया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब स्वतंत्र हो गए, ठीक है। बंगाल के नवाब स्वतंत्र हो गए। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था, है ना। तो बंगाल एक तरह से ये हो गया, है ना। कंपनी क्या करने लगा, लगातार क्षेत्रीय विस्तार करने लगा, ठीक है। तो कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, है ना, किससे टकराया जाके, तो बंगाल के नवाब से, ठीक है। कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार बंगाल के नवाब, है ना। ये क्षेत्रीय विस्तार जो था नवाब के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, है ना। अब क्या होने लगा कि अंग्रेजों का किससे टकराव होने लगा, तो अंग्रेजों का किससे टकराव होने लगा, तो बंगाल के नवाब के साथ टकराव बढ़ने लगा। क्लियर है। अब इस तरह क्या हुआ, युद्ध आरंभ हुआ, है ना। अब क्या कर रहा है कि ये बंगाल का नवाब क्या किया, रियायत देने से इनकार कर दिया। बोला क्या है का छूट, ठीक है ना, छूट देने से, रियायत देने से इनकार करने लगा, ठीक है। ये क्या करने लगा, रियायत देने से इनकार करने लगा। अब कंपनी का व्यापारिक अधिकार एक तरह से क्या करने लगा, जोर पकड़ने लगा, ठीक है। मुर्शीद कुली खां, है ना, जो बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक था, कौन, मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां के मरने के बाद बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां, ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन नवाब बना, अलीवर्दी खां। और ये भी मर गया 1740 में, ठीक है। अलीवर्दी खां के बाद एक बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना कब, 1740 में, अलीवर्दी खां के मरने के बाद, ठीक है। और सिराजुद्दौला एक तरह से शक्तिशाली, कहा जाए तो शक्तिशाली नवाब था, ठीक है। सिराजुद्दौला कैसा नवाब था, एक शक्तिशाली नवाब था। अब जो है
कंपनी एक तरह से चिंता में पड़ गई, है ना। कंपनी चिंता में पड़ गई कि अब भाई क्या किया जाए, ठीक है। सिराजुद्दौला का सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रहा था, जो कंपनी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा था, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या बात है। तो देखिएगा पलासी का युद्ध। अब क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला की शक्ति बढ़ रही थी, और ये कौन है, तो ये अंग्रेज कप्तान है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये एक अंग्रेज कप्तान है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब क्लाइव क्या करने लगा, क्लाइव को तो हुआ टेंशन, ठीक है। क्लाइव को हुआ टेंशन, तो क्लाइव अब करे तो करे क्या, तो क्लाइव आगे बढ़ना चाहा। अब क्लाइव के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था तो 1743 में आया था, ठीक है। 1743 में आया था, मात्र 18 वर्ष का ये लड़का था, है ना, और क्लर्क बन के आया था, ठीक है। क्या था, तो क्लर्क था कंपनी में। अपने योग्यता के दम पर, है ना, अपने योग्यता के दम पर पहले ये एक छोटे से बाजार का अध्यक्ष बना, और बाद में क्या हुआ, कंपनी का सर्वे सर्वा बन गया रॉबर्ट क्लाइव। और 1743 से लेके 1767 तक यह भारत में था, ठीक है। 1743 से लेके कब तक, 1767 तक भारत में था, क्लियर है। और यह एक तरह से क्या था, तो कंपनी का सर्वे सर्वा था, कंपनी का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या हुआ, अब विवाद किसके साथ हुआ, तो सिराजुद्दौला के साथ। तो सिराजुद्दौला के साथ कौन सा युद्ध हुआ, तो पलासी का युद्ध हुआ। अब पलासी का युद्ध हुआ कब था, तो 23 मार्च 1757 को, ठीक है। अब पलासी है कहां, तो पलासी बंगाल में है, बंगाल के नादिया जिले में, ठीक है। बंगाल के नादिया जिले में, भागीरथी नदी के तट पर, ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर, क्लियर है। ये पलासी का युद्ध हुआ था, है ना। पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ तो ये रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बता दिए, और दूसरी तरफ कौन थे, तो नवाब सिराजुद्दौला थे। कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला थे, क्लियर है। नवाब कौन थे, नवाब सिराजुद्दौला थे, ठीक है। अब नवाब, है ना, और एक बात और आपसे पूछे कि इस समय, इस युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे, आलमगीर द्वितीय थे, ठीक है। अब पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। तो इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था, क्लियर है। मीर जाफर क्या कर रहा था, सैन्य नेतृत्व कर रहा था। और भी लोग थे, ठीक है। मीर जाफर विश्वासघात किया था, ठीक है। मीर जाफर क्या किया था, विश्वासघात किया था, ठीक है। और कौन कौन थे, तो मीर मदान थे, ठीक है, राय दुर्लभ थे, है ना। ये लोग क्या थे, तो विश्वास पात्र थे किसके, सिराजुद्दौला के, है ना। ये विश्वास पात्र थे, विश्वास पात्र, क्लियर है। ये लोग क्या थे, विश्वास पात्र लोग थे, क्लियर है। और ये युद्ध जो हुआ, पलासी का युद्ध 23 मार्च 1757 को बंगाल के नादिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ, सिराजुद्दौला पराजित हुआ। अच्छा, इसको पराजित कर इसकी हत्या कर दी गई। तो सिराजुद्दौला की हत्या किसने की, तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ, और हत्या इसकी किसने की, तो इसकी हत्या की थी मीर जाफर के बेटे मीरन ने। किसने, मीर जाफर के बेटे मीरन ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। और ये वो समय था कि एक तरह से बंगाल के नवाबों की प्रभुसत्ता खत्म हो गई, कहां से, तो बंगाल से। अब क्या होने लगा, तो अब क्या होने लगा, तो अब एक तरह से कंपनी हावी हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, तो कंपनी हावी हो गया बंगाल पे, क्लियर है। कंपनी क्या हो गया, हावी हो गया बंगाल पे, क्लियर है। और अब क्या होने लगा, तो मीर जाफर, ये जो मीर जाफर जो विश्वासघाती था, इसको नवाब बना दिया गया। तो पलासी के युद्ध के बाद नया नवाब कौन बना, तो मीर जाफर नवाब बना, ठीक है। मीर जाफर क्या हुआ, नवाब बन गया,
क्लियर है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें कंपनी क्या करने लगा, अब कंपनी को बंगाल में खुला छूट मिल गया एक तरह से, है ना। अब बंगाल में कंपनी को क्या हुआ, खुला छूट मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है बक्सर का युद्ध, है ना। ये युद्ध तो हो गया, अब बक्सर का युद्ध। तो मीर जाफर को भी बहुत दिन तक नहीं रखा कंपनी नवाब बना के। मीर जाफर की तरह जगह नया नवाब किसको बनाया, तो मीर कासिम को लेके बना दिया। किसको बनाया, तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। क्लियर है, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, है ना। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था, ठीक है। अगर बक्सर का युद्ध आपसे डेट पूछे तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, अब नया नवाब कौन था, तो मीर जाफर की जगह मीर कासिम। ठीक है, मीर जाफर की जगह मीर कासिम, है ना। अब मीर कासिम को नवाब तो बनाया, लेकिन मीर कासिम निकला बड़ा योग्य आदमी, है ना। यह कंपनी के व्यापारियों को जो व्यापारिक छूट मिला हुआ था उतना ही छूट प्रदान कर दिया, किसको, भारतीयों को भी। ठीक है, यह भारतीय को भी, मतलब भारतीय व्यापारी थे उनको भी उतना ही छूट प्रदान किया। और कंपनी हस्तक्षेप से बचने के लिए सेना का मुख्यालय कहां ले आया, तो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले आया। ठीक है, मुर्शिदाबाद बंगाल में है और मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां ले आया, मुंगेर ले आया। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये बक्सर का युद्ध, एक तरफ 3 लोग थे, कौन कौन था, तो अवध का नवाब सुजाउदौला। ठीक है, अवध का नवाब सुजाउदौला। ठीक है, अवध का नवाब सुजाउदौला। ठीक है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है, और कौन था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। एक तरह से कहा जाए तो नॉर्थ के तीनों बड़ी शक्तियां एक साथ हो गई, किसके खिलाफ, तो कंपनी के खिलाफ। ठीक है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो क्या कर रहा था, इनका सैन्य नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, अब देखिएगा, इस युद्ध में हेक्टर मुनरो मतलब कंपनी क्या हुआ, विजयी हुआ। ठीक है, कंपनी क्या हो गया, जीत गया, और ये तीनों पराजित हुए। ये युद्ध ऐसा युद्ध था, ठीक है, ये ऐसा युद्ध था जिसके बाद क्या हुआ, भारत में, है ना, ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें क्या हुआ, भारत में एक तरह से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, क्यों, किसके किसके बीच, तो अवध का नवाब सुजाउदौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। युद्ध की समाप्ति किसके द्वारा हुई, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में। कब हुई इलाहाबाद की संधि, 1765 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा क्या हुआ, तो कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला। ठीक है, दीवानी अधिकार मिला, पहला काम हुआ। ठीक है, दूसरा बात क्या हुआ, ये तो पहला बात है। दूसरा बादशाह है, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिल दिया गया। ठीक है, वार्षिक पेंशन मिला। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला, इसके बदले में मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया देना आरंभ कर दिया। किसने, कंपनी ने। किस संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। किसके द्वारा, 1765 के द्वारा। चूंकि अभी हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चूंकि अभी हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बंगाल का भी नवाब किसी को बना दिया,
है ना। तो मीर कासिम का तो कहानी खत्म हो गया, फिर से ले आया किसको, मीर जाफर को। यहां ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बनाया था, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया था, और फिर मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बना दिया। और मीर जाफर से क्या बोला कि मीर जाफर को बोला कि हर महीने कितना, हमको 5 लाख रुपया दो। ठीक है, मीर जाफर को क्या बोला, हर महीना हमको कितना दो, 5 लाख रुपया। किससे चाहिए, कंपनी को चाहिए था, किससे, मीर जाफर से। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़िए। कह रहे कंपनी द्वारा नियुक्त नवाब, है ना, कंपनी द्वारा नियुक्त नवाब। अब पलासी के युद्ध के बाद, है ना, पलासी के युद्ध के बाद, ठीक है, पलासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद ना, कंपनी द्वारा नियुक्त नवाब। चलिए ठीक है, देखिएगा, पहले तो थे सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला, जो पलासी युद्ध के बाद हटा दिए गए। किस युद्ध के बाद, पलासी युद्ध के बाद। ठीक है, मतलब 1757 के बाद। अब इनको हटा के किनको ले आया, सिराजुद्दौला को हटाया, मीर जाफर को बैठाया गद्दी पर। ठीक है, मीर जाफर को बैठाया। बाद में क्या हुआ, मीर जाफर को हटा के किसको लाया, मीर कासिम को ले आया, है ना। और मीर कासिम कौन युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध। ठीक है, कब, 1764 में। इसके बाद इसको भी हटा के फिर से किसको लाया, मीर जाफर को ले आया, है ना। मीर जाफर की मृत्यु हो गई कब, 1765 ईस्वी में, 1765 में मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद एक तरह से बंगाल पर अधिकार कर लिया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर है। अब देखिएगा, अब पलासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि कंपनी अय्यासी में जीना सीख गया, है ना। कंपनी को क्या लगा, क्योंकि कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला हुआ था, तो कंपनी को लगा, कंपनी का हर कर्मचारी सोचता था कि अब हम क्या, नवाब की तरह जिएंगे, नवाब की तरह जिएंगे। कहने का मतलब क्या, जो भी भारत से धन लूट के ले जाता था अपने देश में, मतलब इंग्लैंड में, वहां वो शानदार जीवन जीता था, और वहां उसको नवाब कहा जाता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, भारत में नवाब और वहां नवाब। ठीक है, एक तरह से नवाब का अंग्रेजी संस्करण बन गया नवाब। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा, सिराजुद्दौला को हटाया, मीर जाफर को लाया, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को लाया, मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को लाया, और मीर जाफर मर गया 1765 में। क्लियर है। अब यहां से क्या हुआ, कंपनी अपना अधिकार कर लिया, है ना। आगे पढ़िए, कह रहा है क्या, कंपनी के शासन का विस्तार, है ना। कंपनी क्या करता था, कंपनी कभी भी किसी पे हमला नहीं करता था, कंपनी हमला नहीं करता था। ठीक है, किसी नए क्षेत्र को जीतने, किसी नए क्षेत्र पर, तो कंपनी करता क्या था भाई, किसी नए क्षेत्र पर कंपनी हमला नहीं करता था। तो कंपनी करता क्या था, तो कंपनी करता था भारतीय क्षेत्रों को मिलाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीके का इस्तेमाल करता था। बक्सर का युद्ध जब हुआ, कब, बक्सर का युद्ध अभी पढ़ाए हैं आपको, 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के बाद, है ना, यह क्या करने लगा, तो रेजिडेंट की नियुक्ति करने लगा। किसकी नियुक्ति, रेजिडेंट की नियुक्ति करने लगा। अब रेजिडेंट का काम क्या था, तो वह दरबार में रहता था। ठीक है, भारतीय राज्यों के दरबार में रहता था। वह क्या था, राजनैतिक, और ये रेजिडेंट जो था, इसको राजनीतिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि कह लो। ठीक है, राजनीतिक या वाणिज्यिक क्या था, प्रतिनिधि था। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी राज्य में रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, उसका राजनीतिक और वाणिज्यिक फैसला कौन करेगा, कंपनी करेगा। ठीक है, कंपनी करेगा। और इस तरह क्या हुआ, कंपनी इंटर किया भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में, और उसके बाद क्या किया, सहायक संधि करने पर मजबूर किया। क्या, सहायक संधि। अब कहा जाए कि भारत में सहायक संधि किस गवर्नर जनरल ने, सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने किया था। याद रखिएगा, किसने, लॉर्ड वेलेजली ने। अब सवाल उठता है, यह सहायक संधि थी क्या, तो सहायक संधि क्या थी कि एक शर्त था, जिसमें क्या था, भारतीय शासक अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखेंगे, है ना। कंपनी उनको क्या करेगा, संरक्षित करेगा, और क्या करेंगे, वो सेना का भुगतान कौन करेंगे, तो वो राज्य करेंगे। ठीक है,
जिनके यहां कंपनी उनकी सुरक्षा कर रहा है। मान लीजिए कोई भारतीय शासक नहीं दे पा रहा है पैसा, तो क्या करेगा, उसका कुछ हिस्सा कंपनी हड़प लेगा। ये कूटनीतिक नीति हुई ताकि कंपनी के राज्य का क्या हो, विस्तार हो। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान ये कहा, मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक था। इसको शेरे मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? यह बेटा था हैदर अली का। ठीक है, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। क्लियर है? हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, है ना। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान क्या था? तो देखोगे हैदर अली के बारे में अगर हम लोग जाने तो हैदर अली का शासन जो था 1761 में यह राजा बने और 1782 तक रहे। क्लियर है? और टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम लोग बात करें, टीपू सुल्तान के बारे में, तो यह 1782 में राजा बना और 1799 तक यह राजा रहा। ठीक है, 1799 तक यह राजा रहा। इसकी राजधानी कहां थी? तो इनकी राजधानी की बात करें अगर हम, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। कहां थी? श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। क्लियर है? और हैदर अली बड़ा योग्य शासक था। आप पढ़ेंगे, आपको ये अंग्रेजों को पराजित करने वाला, अंग्रेजों को पराजित करने वाला, है ना, अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक हैदर अली था। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो चार, देखिएगा, अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध लड़े गए, जिसको कहा जाता है क्या? आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कहा जाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने युद्ध हुए थे? तो 4 हुए थे। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब से कब? तो 1767 में शुरू हुआ और 69 तक चला था। क्लियर है? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, यह याद रखिएगा, है ना। पहला 1767 में शुरू हुआ, 69 तक लड़ा गया। दूसरा 1780 में शुरू हुआ और 84 तक चला। क्लियर है? तीसरा युद्ध, है ना, तीसरा युद्ध कब? 1790 में शुरू हुआ और 1792 तक चला। ठीक है, और चौथा युद्ध कब हुआ था? 1799 में। तो ये 2 युद्ध 1767 से 69 और ये 2 आंग्ल मैसूर युद्ध किसने लड़ा? हैदर अली ने। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कब? 1782 में। और टीपू सुल्तान, ये 2 युद्ध कौन लड़ा? टीपू सुल्तान, है ना। आपसे कोई पूछे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। क्लियर है? अंग्रेज ने हैदर अली, अंग्रेज मानता था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान कैसे शासक हैं? एक महत्वाकांक्षी और अहंकारी शासक है। ठीक है, अच्छा, मैसूर पर नियंत्रण क्यों चाहिए था? क्योंकि मैसूर पर नियंत्रण करने का कारण क्या था? तो मैसूर का मालाबार तट, ठीक है, ये मालाबार तट जो था, यहां से व्यापार होता था काली मिर्च और इलायची का। किसका? काली मिर्च और इलायची का। इसी व्यापार पर नियंत्रण चाहिए था किनको? अंग्रेजों को, है ना। और यही कारण बना हैदर अली और टीपू सुल्तान से एक तरह से युद्ध का। क्लियर है? अच्छा, हैदर अली के, टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िए। ये फ्रांसीसियों की मदद से, किसकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से सेना संगठित किया। ठीक है, फ्रांसीसियों की मदद से यह क्या किया था? सेना संगठित किया। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, यह जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब, है ना, फ्रांस का क्लब था, उसका सदस्य बना। किसका? जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और क्या किया? अपनी राजधानी में, अपनी राजधानी में क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। किसने? टीपू सुल्तान ने। क्लियर है? और ये फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को इसने संगठित किया। ठीक है, 1785 का समय था। ये काली मिर्च और इलायची वाला तो बात अलग है, वो तो बात था ही। 1785 में क्या हुआ? तो टीपू सुल्तान रोक लगाया। किसके माध्यम से? तो बोला कि मेरे राज्य का जो बंदरगाह है उसके माध्यम से नहीं होगा व्यापार। किसका? चंदन का।
काली मिर्च का, है ना, और किसका, इलायची का। ठीक है, चंदन, काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर रोक लगा दी, किसने, टीपू सुल्तान ने। और यही कारण बना क्या, अंग्रेजों से ये तीसरा और चौथा युद्ध का। क्लियर है, तीसरे युद्ध की समाप्ति ये वाला, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 युद्ध जो था एक तरह से लगभग बराबरी पर रहा। पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध, दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध और तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध लगभग बराबरी पर रहा। ये चौथा 1799 वाला श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, कौन सा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, यही युद्ध था जिसमें अंग्रेज क्या हुए, विजयी हुए। कौन विजयी हुआ, अंग्रेज विजयी, है ना। टीपू सुल्तान की हत्या हो गई और मैसूर का शासक किसके हाथ में सौंप दिया अंग्रेजों ने, तो वोडेयार वंश के हाथों में। किसके वंश के हाथों में, वोडेयार वंश के हाथों में दोबारा सौंप दिया, है ना। एक तरह से कठपुतली बना दिया और मैसूर को क्या किया, अपने नियंत्रण में ले लिया। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, मराठों से युद्ध। अच्छा, भारत में अगर अंग्रेजी सत्ता का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया, ठीक है, तो मराठों ने किया था। किसने किया था, मराठों ने किया था। क्लियर है, तो भारत में सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किसने किया, मराठों ने किया। अच्छा, मराठे एक तरह से टूट से गए थे, क्यों, क्योंकि 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, है ना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, पीछे आपको पढ़ाए हैं हम, तो मराठा अब एक तरह से दिल्ली पर शासन करने का सपना तो खत्म कर दिए। ठीक है, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले 4 राजवंश में विभाजित हो गए। किसमें, तो 4 राजवंश में विभाजित हो गए मराठा, सिंधिया, होलकर, ठीक है, गायकवाड़ और भोसले, ये 4 राजवंश में विभाजित हो गया कौन, मराठा। क्लियर है, 2 शक्तिशाली राजनीतिज्ञ ये कह लो थे मराठों के, कौन, तो एक थे महदाजी सिंधिया, 2 नाम बहुत फेमस है, महदाजी सिंधिया और नाना फडणवीस। कौन, नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस। ये दोनों बहुत योग्य थे, लेकिन अब चूंकि 4 भाग में आप बढ़ चुके हैं तो आपकी शक्ति क्या हो गई है, छिन्न हो चुकी है। ठीक है, तो पहला अंग्रेज और मराठा युद्ध जो हुआ था, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, यह हुआ था कब, तो 1780 से लेके 82 तक, और इसकी समाप्ति किसके द्वारा हुई, सालबाई की संधि द्वारा, सालबाई की संधि द्वारा। ठीक है, अब यह सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। इसके द्वारा यह युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, और इसमें यह अनिर्णित युद्ध था। पहला युद्ध क्या था, अनिर्णित था, मतलब न तुम जीते न हम हारे। ठीक है, अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यह कब हुआ, तो 1803 में शुरू हुआ और 5 तक चला। ठीक है, 1803 में शुरू हुआ और 5 तक चला। क्लियर है, अब इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज जो है उड़ीसा, आगरा और दिल्ली, ठीक है, किसको जीत लिया, तो उड़ीसा को जीत लिया, है ना, आगरा को जीता, ठीक है, और दिल्ली को जीत लिया। उड़ीसा, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, किसने, तो अंग्रेजों ने। क्लियर है, तो इसमें क्या हुआ, ये विजयी रहे, आंग्ल मतलब अंग्रेज विजयी रहे। क्लियर है, तीसरा, अब आते हैं हम लोग तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। क्लियर है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यह शुरू कब हुआ था, 1817 में शुरू हुआ और 19 तक चला। ठीक है, 1817 में शुरू हुआ और 19 तक चला। इसके बाद एक तरह से क्या हुआ, मराठा बिल्कुल समाप्त ही हो गए। ठीक है, और क्या हुआ, इसके बाद मराठी शक्ति समाप्त हो गई, मराठी शक्ति समाप्त। अब उस समय मराठों के कौन थे, ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आप लोग नाम सुने होंगे नाना साहब का, नाना साहब। अब ये नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब जो थे वो पेशवा
बाजीराव द्वितीय के, किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद ली हुई संतान थे। अब नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। इनको उठा के कहां भेज दिया? तो कानपुर के पास बिठुर में। कहां? कानपुर के पास बिठुर में। बोला कि हम आपको पेंशन देंगे, आप जाके रहो कहां? कानपुर के पास बिठुर में। और एक तरह से क्या हुआ? यहां भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा आंग्ल मैसूर तो पढ़ा ही दिया आपको, है ना? क्या था ये? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिएगा कह रहा है क्या? सर्वोच्चता का दावा। अब सर्वोच्चता का दावा कहने का मतलब क्या? ये देखिएगा, एक गवर्नर जनरल आया भारत में, लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन आया? लॉर्ड हेस्टिंगस। कब आया? 1813 में आया, है ना? और 23 तक रहा। कब आया? 1813 में आया और कब तक रहा? 1823 तक रहा, है ना? ये क्या करने लगा? तो ये एक तरह से बढ़ाना शुरू किया। किसको? तो अंग्रेजों की एक नीति आई, है ना, जिसमें अब क्या? अपने हितों की रक्षा कीजिए, इसके लिए क्या कीजिए? भारतीय राज्य का या अधिग्रहण करो, जीत लो, या अधिग्रहण की धमकी दो। ठीक है। अब क्या हुआ? तो धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध भी होने लगा, है ना? जब अंग्रेज कित्तूर करने का मतलब कर्नाटक पर जब कब्जा करना चाहा, तो रानी चिन्नम्मा विद्रोह की। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी सर्वोच्चता की दावा में, है ना, कहा? तो रानी चिन्नम्मा यह कहां की थी? कित्तूर की। कित्तूर कहां है? कर्नाटक में, है ना? इनके साथ युद्ध हुआ और 1829 में गिरफ्तार किया गया। 29 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। चलिए, तो कर्नाटक पर अधिकार हो गया, है ना? चलिए दूसरा कह रहा है अफगानिस्तान, है ना? अफगानिस्तान के साथ तो बड़ा लंबा लड़ाई अफगानिस्तान के साथ बड़ा लंबा लड़ाई। तो कब? 1838 से लेके 42 तक, है ना, युद्ध हुआ। फाइनली अफगानिस्तान पर भी इसका कब्जा हो गया। ठीक है। 1843 में, कब? 1843 में सिंध भी जीत लिया। 1843 में सिंध किसने जीता? लॉर्ड एलनबरो ने। ठीक है। किसने? लॉर्ड एलनबरो के समय। किसने? तो चार्ल्स नेपियर ने। किसने? चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर क्या कर रहे थे? सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। 1843 में सिंध भी जीत लिया। अब क्या हुआ? अगला क्रम आया किसका? पंजाब का। और उसमें पंजाब का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है। रंजीत सिंह की मृत्यु हुई कब? 1839 में। पंजाब के रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है। रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में इंटर किया कौन? अंग्रेज सब। क्लियर है। और मरने के बाद फाइनली 1849 में, कब? 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? पंजाब विलय किया, मतलब पंजाब को जीता। किसने जीता? लॉर्ड डलहौजी ने। और किया क्या? तो पहला काम किया महाराजा दलीप सिंह को। किनको? महाराजा दलीप सिंह को। दिलीप नहीं, दलीप सिंह को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। उच्च शिक्षा के लिए कहां भेजा? इंग्लैंड भेजा। पहली बात जो पंजाब से यह किया, है ना? और इनको कितना देने लगा? तो बोला कि आपको 50,000 पौंड वार्षिक मिलेगा, क्या? पेंशन। पहला काम। दूसरा काम, कोहिनूर हीरा यहां से लेकर कोहिनूर हीरा कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेज दिया। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने। क्लियर है। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर कहां भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। चलिए आगे देखा जाए। कह रहे व्यापकत का सिद्धांत। व्यापकत का सिद्धांत यह क्या है? व्यापकत के सिद्धांत का एक दूसरा नाम है राज्य हड़प। राज्य हड़प। एक और नाम इसको कहा जाता है विलय, राज्य विलय का सिद्धांत। यह किसका सिद्धांत था? ये तैल चित्र है किसका? लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड
डलहौजी का। डलहौजी एक नीति लाया जिसको कहा गया क्या, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प का सिद्धांत। क्लियर है। और डलहौजी कब से कब तक रहा था, तो 1848 से लेके 56 तक रहा था। क्लियर है। अब ये किया क्या क्या था, ठीक है। तो यह बोला, यह व्यापकता का सिद्धांत क्या था कि कोई भी राजा जिसका, ठीक है, कोई भी राजा जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं है, उसका राज्य क्या किया जाएगा, उसका राज्य विलय कर लिया जाएगा। किसमें, ब्रिटिश राज्य में। और यह बोला कि गोद लिया हुआ बच्चा को राजा का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, है ना। अब इसके द्वारा यह क्या किया, तो सबसे पहले विलय किया सतारा का, है ना। कब, 1848 में। सबसे पहले क्या किया, सतारा को छीन लिया। सतारा के बाद संबलपुर। संबलपुर कब, 1850 में। संबलपुर के बाद क्या किया, इसका नजर दौड़ा आगे कहां, उदयपुर पर, सॉरी उदयपुर। उदयपुर कब, 1852 में। उदयपुर के बाद इसका नजर कहां गया, नागपुर पर। कब, 1853 में, है ना। नागपुर के बाद इसका नजर कहां गया, झांसी पर। झांसी 1854 में। इतने राज्यों का इसने क्या किया, विलय किया अपने राज्य में। बाद में क्या आया, यह अवध की तरफ घूमा। तो अवध में ऐसा कुछ बात नहीं था, तो अवध को क्या किया, अवध पर विलय किया इसने 1856 में। आरोप क्या लगाया, कुशासन का आरोप, कुशासन का आरोप। अब आपसे कहा जाए कि अवध का अंतिम नवाब कौन था जिस पर इसने कुशासन का आरोप लगाया, तो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था उनका, वाजिद अली शाह। इन पे क्या आरोप लगा दिया इसने, कुशासन का आरोप लगा के इनका राज्य भी विलय कर लिया। जब ये सारी बातें सामने नहीं आई तो चलिए कुशासन का ही आरोप लगा देते हैं और क्या करते हैं, विलय करते हैं अपने राज्य में। क्लियर है। चलिए, तो ये सारा तरीका क्या था, एक तरह से इन सारे तरीकों को आप क्या कहिएगा, तो ये सारा तरीका एक तरह से था क्या, तो राज्य विलय, राज्य हड़प कह सकते हैं इसको। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला ये बात देखिएगा, कह रहा है क्या, एक नए प्रशासन की स्थापना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब आप जीतेंगे तो कोई प्रशासन की स्थापना करेंगे, है ना। तो ये तैल चित्र है किसका, वारेन हेस्टिंग्स का। थोड़ा पीछे आते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा पीछे आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स भारत में कब आया था, 1773 में आया था, है ना। और रहा कब तक था, तो 1785 तक रहा था। क्लियर है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या किया था, अब इसके समय में हुआ क्या कि बंगाल ही नहीं रह गया, ठीक है, बंगाल तो पहले से था ही, अब दो नए जगह शुरू हुआ, बंबई, ठीक है, और एक और जगह मद्रास, है ना। इन तीन जगहों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। अब इसको क्या कहा जाने लगा, प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। एक तरह से ब्रिटिश क्षेत्र को इन तीन पार्ट में विभाजित कर लिया गया, है ना। और इन तीनों का, ये तीनों प्रेसिडेंसी जो है, इसका प्रमुख कौन था, तो इसका प्रमुख बना दिया गया बंगाल के गवर्नर को। अब कहा जाने लगा क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल अगर कहा जाए तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर है। तो अंग्रेजी राज्य बटा किसमें, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रमुख बनाया गया किसको, बंगाल के गवर्नर को, और पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया किसको, वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या किया, अब सुधार आरंभ कर दिया, ठीक है। 1772 में क्या किया था, यह बंगाल में ही सुधार किया था। प्रत्येक जिला में 2 अदालत बना, ठीक है, प्रत्येक जिला में 2 अदालत। और एक क्या था, एक तो फौजदारी मामला देखता था, मतलब मारपीट वाला, और एक क्या करता था, विधायी मामला देखता था, मतलब कानूनी मामला।
तो ये दो अदालतों की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने की। क्लियर है? और मौलवी और हिंदू पंडितों को बुलाया और उनको बोला कि एक काम करो, हमको तो यहां का नहीं समझ में आता है कानून, तो आप इस कानून का क्या कर दो? व्याख्या करो। ठीक है? और व्याख्या करके, है ना, फौजदारी अदालत के लिए काजी और मुफ्ती को बुलाया और यह क्या किया? एक तरह से सारे मामलों को, है ना, एकत्रित करवाया। क्लियर है? और एकत्रित करवा के क्या किया? 1775 का साल था। 1775 में 11 हिंदू पंडितों द्वारा, किसके द्वारा? तो 11 को हिंदू पंडित को बुलाया और 11 हिंदू पंडितों द्वारा क्या किया? हिंदू कानून का संकलन करवाया। हिंदू कानून का संकलन करवाया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इस संकलन को क्या किया? यह अंग्रेजी अनुवाद करवाया। किसके द्वारा? तो नवाब हॉलवेट के द्वारा। ठीक है? किसके द्वारा? नवाब हॉलवेट द्वारा। ठीक है? अंग्रेजी अनुवाद करवाया। नवाब हॉलवेट द्वारा अंग्रेजी अनुवाद इसने करवाया इन हिंदू कानूनों का। ठीक है? और इसका कार्यालय क्या हो गया? एक तरह से समाहरणालय बन गया। कार्यालय को समाहरणालय कहा जाता था और वो शक्ति और संरक्षण का एक नया केंद्र बना। क्लियर है? चलिए, एक बात और यहां जान लीजिए। ठीक है? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही क्या हुआ? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। किसके समय में? हेस्टिंग्स के समय में। कब? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, है ना, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1774 ईस्वी में, है ना। अब इसमें क्या किया गया? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। क्लियर है? तो ये एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार आरंभ किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। कह रहा है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। तो आरंभ जब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो यह मुगल और प्रांतीय शासकों की पद्धति को अपनाया था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को क्या कहा जाता था? इस सेना को सिपोए कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिपोए। आप कहीं कहीं देखते होंगे 1857 का सिपोए विद्रोह। ठीक है? तो ये अपनी सेना को क्या कहता था? सिपोए आर्मी कहता था। सिपोए कहने का मतलब क्या? सिपाही। ठीक है? 1820 का दशक था। 1820 के दशक में क्या हुआ? घुड़सवार सेना का आवश्यकता खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन युद्ध कर रहा था बर्मा में, अफगानिस्तान में और मिस्र में। ठीक है? 19वीं शताब्दी के शुरू में क्या हुआ? एक सामान्य सैन्य संस्कृति विकसित होना शुरू हुई। ठीक है? अब यह ध्यान रखिएगा, इस सेना में तो और लोग भी आ जाते हैं ना, जैसे काजी। काजी क्या था? न्यायाधीश था। एक तरह से यह भी क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ही था। ठीक है? मुफ्ती। मुफ्ती किसको कहा जाता है? तो मुस्लिम समुदाय का नेता। ठीक है? मुफ्ती का मतलब क्या? तो मुस्लिम समुदाय का नेता, मतलब धार्मिक नेता। आई बात समझ में? महाभियोग। अच्छा, महाभियोग का मतलब क्या था? कुछ वर्ड को समझ लीजिए। महाभियोग का मतलब था कि अगर आप कोई गलत काम यहां करते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था लंदन की संसद को, वहां आपके खिलाफ क्या? कदाचार का मुकदमा चलेगा। धर्मशास्त्र, सामाजिक नियम और व्यवहार संहिता को निर्धारित करने वाले धर्म ग्रंथ। सवार, सवार का मतलब क्या था? अब सेना में आइए, सवार का मतलब क्या था? घुड़सवार सेना। सवार किसको कहा जाता था? तो घुड़सवार सेना को सवार कहा जाता था। ठीक है? मुस्केट, मुस्केट क्या थी? मुस्केट थी पैदल सैनिकों द्वारा, पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल बंदूक। ठीक है?
पैदल सैनिक जो बंदूक का इस्तेमाल करते थे उसको क्या कहते थे हम लोग? उस समय मुस्केट कहा जाता था। अच्छा, मैचलॉक क्या था? मैचलॉक भी एक बंदूक था, एक बंदूक। अच्छा, मैचलॉक, मैच का मतलब क्या होता है? सलाई, माचिस, ठीक है। तो इसके जो पाउडर था, इसमें जो पाउडर था उसको माचिस द्वारा जलाया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बारे में एक छोटा सा टिप्पणी, है ना। चलिए, ये तो एक समरी था। अब हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी के पेज को देख लेते हैं, है ना। कहाँ गया? अर्जुन, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी का, है ना। क्या नाम है इस चैप्टर का? तो चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, जो अभी हम आपको समझाए हैं, है ना। चलिए देखा जाए तो कह रहा है क्या, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी बादशाह था, शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था, जो आपको हम पीछे पढ़ाए हैं। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई तो मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे, क्षेत्रीय रियासत कायम की थी, ये भी पहले बताए हैं। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आई, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र नहीं बन के रह सकी, ठीक है। चलिए, 18वीं सदी के उत्तर तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरकर सामने आई। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहां के इलाका पर कब्जा करने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। यही पढ़ना है आपको इस अध्याय में, देखिएगा। कह रहा है क्या, 1600 में जो आपको पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिला। मतलब यह था कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे समुद्र पार करके एक नए इलाके को खंगाल सकती थी, वहां सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, ठीक है। तो कंपनी को दूसरी अंग्रेजी कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, यही था एकाधिकार, है ना। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी, ठीक है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड का जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। आपको हम बताए हैं, है ना। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी आ गए थे भारत में, है ना। कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी सामने आए, जो आपको बताए हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसी चीज खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में किसका? सूती कपड़ा और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी मतलब मसालों की मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजार में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी,
है ना। 17वीं 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावट डालती और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। खैर ये तो उन लोगों का अपना झगड़ा था, है ना। चलिए, यह व्यापारिक हथियारों की मदद से चल रहा है। व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के रूप में सुरक्षित किया जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा, है ना। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होते जा रहा था। कैसे हुआ देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है क्या, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित हुई, जो आपको बताए हैं शाह शुजा की अनुमति से। कंपनी के व्यापारी यहीं से काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजें जमा की जाती थी। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाया, जो किला फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाता है। पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर, जो हमको बताए हैं, है ना। 2 साल तक उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव आपको बताए हैं। 3 गांव कौन, सूतानती, काकीनाता और गोविंदपुरी की जमींदारी भी खरीद ली। एक गांव काकीनाता था जो बाद में कलकत्ता बना। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, जॉब चार्नोक ने की थी। औरंगजेब इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायत हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी, है ना। कंपनी, उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर यह व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे क्या हुआ, बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई, ठीक है। तो नवाब खुर्शीद कुली खां विरोध कर दिया। क्लियर है। तो कह रहे व्यापार से युद्धों तक, ये रॉबर्ट क्लाइव है ना। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब के टकराव काफी बढ़ गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे, है ना। दूसरी ओर क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो आपको हम बताए हैं, है ना। 1740 में ये मरा और 1740 में सिराजुद्दौला नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराना उपहार लेने लगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाब की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके उत्तराधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार और फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। तो कह रहा है क्या कि ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः टकराव की परिणति पलासी के युद्ध के रूप में हुई। पलासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक, रियासत और अन्य सुविधाएं प्रदान करे, है ना। तो सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे और किलाबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोला। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों से अधिकार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज को घेरे में ले लिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता को हाथ से निकल जाने की खबर सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद मिल रही थी। इसके बाद, है ना, इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी सेना का नेतृत्व किया। सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? मीर जाफर की कारगुजारी, मतलब वो विश्वासघात किया था। मीर जाफर की टुकड़ियों ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है,
पलासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, है ना। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। किसने मारा? मीर जाफर के बेटे मीरन ने, जो आपको हम बताए हैं। कंपनी अभी भी शासन जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। मूल उद्देश्य तो व्यापार था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़े ही किया जाता तो किसी राज्य को अपने सीधे कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी कंपनी को एहसास हो गया कि रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चल सकते थे। आखिरकार उन्हें भी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो कंपनी क्या करती? मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर के युद्ध में उसको भी हराया, जो आपको हम बताए हैं, है ना। उसको बंगाल से बाहर कर दिया। मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। अब नवाब को हर महीने कितना? 5 लाख रुपया कंपनी को चुकाना था। कंपनी अपनी सैन्य खर्चे से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो कंपनी का इरादा बदल गया। अब बोला कि कठपुतली नवाब नहीं चाहिए, अब हम खुद क्या करेंगे? बंगाल पर सत्ता स्थापित करेंगे, है ना। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान नियुक्त किया। बदला में कितना? 26 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। कौन? कंपनी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोना और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। पलासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। भारतीयों की आमदनी के सहारे ही कंपनी खर्चे चला सकती थी। इस कंपनी से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज संभाल सकती थी, कलकत्ता में किला और दफ्तर का निर्माण लागत उठा सकती थी। ये नवाब आपको हम बताए हैं। नवाब का क्या मतलब था? कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाब की तरह जीना चाहता था। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव भारत से बेहिसाब दौलत लेके गया था। 1743 में वह इंग्लैंड से मद्रास आया था, 18 साल का था। 1767 में वो 2 बार गवर्नर बनने के बाद जो लौटा तो उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। कह रहा है क्या? दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। किसको? क्लाइव को। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति का स्रोत संदेहास्पद लग रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप से तो बरी हुआ, लेकिन क्लाइव सुसाइड किया था। कब? 1774 में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी इच्छा थी भारत में ठीक ठाक पैसे कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी जिए। ठीक है, तो उन्हीं के लोग नवाब कहते थे। कौन? जो यहां की आलीशान जिंदगी जीना चाहते थे। यही नवाब का अंग्रेजी संस्करण बन गया। कंपनी का फैलता शासन। कह रहा है क्या? हम 1737 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। क्या? किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैन्य हमला नहीं किया। उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत को अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात किए। रेजिडेंट का काम क्या था? राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाए वगैरह कंपनी तय करने लगा। उसका सहायक संधि आपको बताया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रयोग किया था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार छीन लिया जाता था। कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माना के रूप में उनका इलाका कंपनी कब्जा में कर लेता था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। टीपू सुल्तान कह रहा है कि जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का रास्ता भी अपनाया। कहां? दक्षिण भारत में, मैसूर में। हैदर अली 1761 से 82 हम बताए हैं, और उनका बेटा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, है ना, मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। कंपनी क्या?
काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान क्या किया, इसको निर्यात पर रोक लगा दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्या कि कंपनी की फौजों को हैदर अली टीपू सुल्तान ने कई बार हराया, लेकिन 1792 में, है ना, मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी थी। संधि के तहत क्या, 2 बेटा अंग्रेजों को बंधक दिया और ब्रिटिश चित्रकारों ने ऐसे दृश्य की तस्वीर बनाई थी। यहां तस्वीर है ना। कह रहा है क्या, सुल्तान के इन कदमों से क्या हुआ, अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैसूर के साथ 4 जंग हुआ, जिसको आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो था वो आखिरी युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर का राजकाज फिर से वोडेयार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया था। इस तरह मैसूर पर क्या किया गया, सहायक संधि थोप दिया गया था। क्लियर है? चलिए, मराठों से लड़ाई, आपको बताए हैं कि कंपनी का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, मराठों ने किया था, है ना। तो कह रहा है क्या, 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 61 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिससे दिल्ली के देश का शासन चलाने का मराठों का सपना खत्म हो गया। कई राज्यों में बंट गए और राज्यों की बागडोर किसका, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले के हाथ में चली गई। ये सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेंसी के सदस्य थे और महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। ठीक है, कह रहा है एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पहला युद्ध सालबाई की संधि द्वारा 1782 में समाप्त हुआ, दूसरा 1803 से 5 तक चला, है ना। नतीजा यह हुआ, दूसरे के बाद उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से 19 में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत खत्म हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कहां भेज दिया गया, कानपुर के पास बिठूर में पेंशनधारी बनाकर। सर्वोच्चता का दावा, कह रहा है 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 23 तक सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करती और उनको अधिग्रहण की धमकी देती थी। यही सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई दी थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। जब अंग्रेजों कित्तूर कर्नाटक के छोटे से राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। 1824 में उनको गिरफ्तार किया गया, 29 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि चेन्नम्मा की मृत्यु के बाद कित्तूर के चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा, है ना। चौतरफा समर्थन और सहायता, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश दस्तावेजों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने 1830 में उनको पकड़कर फांसी पर लटका दिया, है ना। चलिए ठीक है, कह रहा है क्या 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी के डर से क्या करता था अंग्रेज, उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और इसके लिए क्या किया, 1838 से 42 तक अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ा। 43 में सिंध को जीता। उसके बाद पंजाब में जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे कंपनी का दाल नहीं गरा। 39 में उनकी मृत्यु हुई और 49 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, पंजाब का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, आगे देखिए विलय नीति। कह रहा है क्या, विलय नीति किसका था, 48 से 56 के बीच में चला, जो लॉर्ड डलहौजी चलाया था। डलहौजी की यह नई नीति थी, है ना। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर किसको, सतारा 1848, संबलपुर 50, उदयपुर 52, नागपुर 53 और झांसी अंग्रेजों ने जीता। 56 में अवध को भी कुशासन के आधार पर अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर, है ना। तो अपने प्रिय नवाब वाजिद अली शाह, है ना, कोई इस तरह से गद्दी पर हटाने से लोगों का गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग भी 57 के विद्रोह में शामिल हो गए। क्लियर है।
कह रहा है कि नए शासन की स्थापना हुआ क्या, गवर्नर जनरल जब वारेन हेस्टिंग्स बना 1773 में बना, 1785 तक रहा। कह रहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण सारे व्यक्तियों में से था, कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग्स के आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके क्या प्रशासकीय इकाइयों बटे हुए थे जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल, और वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। 1772 में से एक नई व्यवस्था स्थापित की। व्यवस्था में क्या था, हर जिला में 2 अदालत बनाया, फौजदारी और दीवानी। दीवानी अदालत का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी किसके, काजी और मुफ्ती के हाथ में ही था। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग व्याख्या करते थे। भिन्नता को खत्म करने के लिए 1775 में क्या किया, 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा। और ये लोग संकलित जब किया तो बी हॉलेट इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिए। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां, कलकत्ता में। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के पहले जज मुख्य न्यायाधीश कौन, वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय जेलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। मुख्य काम क्या, लगान और कर इकट्ठा करना। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगा की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ठीक है, आगे देखिएगा। कंपनी की फौज, चलिए ठीक है आगे देखिएगा। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार जो घोड़े पर चलते थे, और पैदल सेना थी। तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता। मुगल साम्राज्य को विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जब अंग्रेज आए थे ना, अवध और बनारस जैसी रियासतों में भी किसानों को भर्ती कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। कंपनी ने जब सेना भर्ती शुरू की तो अंग्रेजी सेना अपनी सेना को क्या करता था, सिपोए, जो सिपाही से ही बना है। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदली, कंपनी की सेना को घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। कारण क्या था, कहां लड़ रहा था, या बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ाइयां लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट जिसको तोड़दार बंदूक और मैचलॉक पुरानी बंदूक जिसको पाउडर द्वारा माचिस से जलाया जाता था। कंपनी के सेना के सिपाहियों की बदलती सैन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैन्य संस्कृति विकसित करने लगे थे। सेनाओं को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा क्या, नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। सिपाही क्या महसूस करते थे, अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहा था, वो 1857 का विद्रोह हुआ, जिसको अध्याय 5 में पढ़ना है। क्लियर है? चलिए देखिएगा यहां, शेर ए मैसूर कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए रानी चेन्नम्मा, ये कहां, कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन की थी। सिपाही सिपोए। क्लियर है? वारेन हेस्टिंग्स, यह क्या किया था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दीवानी, भू राजस्व वसूलना। ठीक है, फौजदारी अदालत, तो ये फौजदारी अदालत में आ जाएगा। क्लियर है? बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस जंग के साथ, पलासी के युद्ध, पलासी की जंग के साथ शुरू हुई। हैदर अली टीपू सुल्तान कहां के, मैसूर के शासक थे। क्लियर है? और है देखिए यहां क्या कह रहा है, तो कह रहा है डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत लागू किया। ठीक है, मराठे मुख्य रूप से भारत के किस भाग में, पश्चिमी भाग में स्थित थे। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत हो गया, नहीं कमजोर हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, नहीं
पुर्तगाली, डच बहुत सारे थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई प्रशासकीय बदलाव नहीं किए, बहुत सारे बदलाव किए थे। तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, और ये था उसका समरी कह लो या उसका डिटेल कह लो, है ना। तो दोनों चीजें आपको हमने बताई, पहले आपको उसके बारे में बताया और फिर आपको चैप्टर दिखा के उसको समझा के, है ना, यहां इंडिकेट कर दिया गया। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।